हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, जो हमारे पेपर में भी आ सकता है। और आप जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नर्सिंग का ये टॉपिक, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है उनके बारे में भी पूरा मैं डिटेल वीडियो ये है, जिससे आप समझ सको कि पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है। तो पहली डेफिनेशन हम WHO की ले लेते हैं, क्योंकि अगर लिखना भी पड़ेगा तो WHO की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मार्क्स लाने के लिए भी बेटर है। सो पहले हमारी बात कर लेते हैं प्राइमरी PPH। दो टाइप के पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, प्राइमरी PPH, सेकेंडरी PPH। तो प्राइमरी PPH क्या है कि ब्लीडिंग हुई है हमारी जेनिटल ट्रैक्ट से इन एक्सेस टू 500 ml इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो जैसे ही बच्चा हमने डिलीवर किया है मदर ने, उसके बाद से अगर उसके जेनिटल ट्रैक्ट से 500 ml से ज़्यादा ब्लीड हो रहा है तो वो प्राइमरी PPH होगा विद इन 24 आवर्स में। सो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या है, जो आफ्टर 24 आवर होगा टिल द एंड ऑफ परप्यूरियम। परप्यूरियम की बात कर लेते हैं कि परप्यूरियम क्या होता है। सो जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसके बाद से लेके 6 वीक का टाइम को हम परप्यूरियम बोलते हैं। इसका क्या होता है इसके अंदर परप्यूरियम में, तो जैसे ही मदर का यूटेरस है, जेनिटल ट्रैक्ट है, वो नॉर्मल स्टेज तक पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेट 6 वीक्स तक का टाइम ले लेता है टू रीच द प्री प्रेग्नेंट स्टेज। कि जैसे ही वो बिफोर कि बच्चे के कंसीव से पहले उनका जो यूटेरस साइज़ था, जेनिटल ट्रैक्ट का साइज़ था, वो उसी स्टेज पे पहुंचने के लिए 42 डेज अप्रॉक्स ले लेता है। सो ये हो गया सेकेंडरी PPH। नाउ वी विल गो फॉर इसकी अलग और डेफिनेशन डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है। एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है आफ्टर डिलीवरी सफिशिएंट टू अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द मदर। जनरल इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, मदर की कंडीशन ख़राब हो गई है। उसको मेन क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। टैकीकार्डिया के बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी हार्ट रेट मोर देन 120 चली जाएगी। हाइपोटेंशन क्या है, BP जो है हमारा नॉर्मल 120/80 उससे कम हो जाएगा, 80/50 समथिंग आने लग जाएगा सीवियर केसेस में। तो हाइपोटेंशन मतलब बिलो हमारा जो नॉर्मल BP है उसके लो लेवल पे चला जाएगा। ट्रेडिशनल डेफिनेशन एक वही थी जो 500 ml का है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से लॉस होएगा मोर देन 500 ml का लॉस की वजह से। तो इसको पर हम कैसे काउंट नहीं कर सकते ना, डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करने के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि 500 ml हुआ या नहीं हुआ। सो हम मेन फोकस करेंगे कि उसके सिम्टम्स में चेंज होगा, मदर को टैकीकार्डिया होगा एंड हाइपोटेंशन होगा। देखो ये जो हमारा बात कर लेते हैं, हमारे पास हमारा ये पूरा यूटेरस है, डिलीवर करने के बाद ये प्लेसेंटा है, इधर से हमारा अनकॉन्ट्रैक्टेड ये यूटेरस ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो वेन्स है उनमें से सीवियर ब्लड लॉस होने लग रहा है और सर्विक्स के अंदर से ब्लड लॉस होते होते जा रहा है मदर का। सो दिस इज़ द पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हमारे पास है मेन जो हम बात करेंगे वो कोजेज़ के बारे में है, और कोजेज़ में भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है 4-2, जिसमें टोन और टिश्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो क्या कारण हो सकते हैं PPH होने के, पोस्टपार्टम हेमरेज होने के। तो टोन के बारे में बात करें कि एबनॉर्मलिटी हो जाती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। यूटेरस जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, वो कॉन्टैक्ट रिट्रैक्ट नहीं कर पाता जो नॉर्मल है। नॉर्मल से अब वो नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, वो यूटेराइन कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से यूटेरस की टोन बनी नहीं रहती और यूटेराइन अटोनी हो जाती है। जब टोन ना बने तो अटोनी, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन वो कर ही नहीं रहा है। बच्चा हुआ तब तक तो कर रहा था, उसके बाद से वो एकदम रिलैक्स पड़ गया। टिश्यू के बारे में बात करें, टिश्यू में रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो प्रोडक्ट के जो मान लो प्लेसेंट है वो निकल गया, लेकिन कुछ पार्ट वो है स्टिल चिपका रह जाता है हमारी यूटेराइन की वॉल से, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग करता रहेगा, जिस वजह से भी टिश्यू कोज कर सकता है हमारा हेमरेज। ट्रॉमा हो जाए जेनिटल ट्रैक्ट में, ट्रॉमा कैसे हो सकता है, बच्चा बड़ा है, बच्चा हमारे पास बैक्रोसोमिया बेबी है, ये प्रोलोंग लेबर लंबे समय तक लेबर चल रहा है, ट्रॉमा उसको एपिसियोट में दिया है, इस वजह से ट्रॉमा हो गया है। थ्रोम्बिन की बात, मदर को पहले से कोई डिजीज़ है,
फिब्रिनोलाइटिक डिजीज है, कोई डीवीटी है, हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता ही नहीं क्योंकि कोagulation फैक्टर ही नहीं है। सो ये सब मेन कोज है, इनके बारे में हम अब अच्छे से पढ़ते हैं। 40 आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप 40 लिख के आते हो इस तरीके से तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। और हमारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कौन से टोन टिश्यू थ्रोम्बिन, ये चारों दे देते हैं ऑप्शन में, और एक नहीं थी कौन सा इनमें से कोज नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बताया यूटेरिन अटोनी है हमारे पास, जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा है, थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन। मेन तो एक्टिव मैनेजमेंट हो अगर थर्ड स्टेज का, तो पीपीएच को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। थर्ड स्टेज कौन सी है, जिसमें बच्चा डिलीवर हमारे पास हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट करना, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्यूट इन्वर्जन करना, यूटेरस का अबनॉर्मल और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा सेपरेशन, ये सब को कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से पीपीएच हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है थ्रोम्बिन टिश्यू टोन ट्रोमा, ये इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। थ्रोम्बिन मतलब जो है थ्रोम्बस की किस थ्रोम्बस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्री एक्लेम्शिया, उसको बीपी की एक्लेम्शिया, हाई लेवल का बीपी हमेशा रहा है उस केस में। टिश्यू हमारे पास प्लेसेंटा अब्रप्शन हो गया है, पायरेक्शिया है, ब्लीडिंग है, हिमोफीलिया, एंटीकोएगुलेंट, वोल्विल डिजीज, ये सब है तो थ्रोम्बिन। टिश्यू के अंदर क्या होगा, रिटेंट प्लेसेंटा में, उसका पार्ट हमारा प्लेसेंटा में रहेगा, प्लेसेंटा असर्टर, जो असर्टा प्लेसेंटा असर्टा में क्या होता है, यूटेरस की वॉल से ही टिश्यू चिपका रह गया है। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कुछ प्रोडक्ट हमारे जो प्रोडक्ट कंसेप्शन के थे वो अंदर ही रह गए। टोन के अंदर की बात करें तो प्लेसेंटा पेरिविया, मतलब जो ओस के नीचे में टच था हमारा प्लेसेंटा। ओवर डिस्टेंस, लंबा यूटेरस हो गया है, डिस्टेंडेड हो गया, क्यों हो गया, काफ़ी लंबी प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब 10 जैसे 3-4 से बच्चा ज़्यादा है। पॉलीहाइड्रोमिनिया, जो हमारा अमनियोटिक फ्लूइड था वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब 2000 ml से भी ज़्यादा। इस केस में माइक्रोसोमी बड़ा बेबी है, यूटेराइन रिलैक्सेंट ज़्यादा अमाउंट में दे दिया गया है। प्रीवियस पीपीएच, पहले किसी डिलीवरी में भी पीपीएच हुआ तो सेकंड में भी रिपीट हो सकता है। अब हमारे पास ट्रोमा है। ट्रोमा में क्या हो सकता है, किस वजह से ट्रोमा हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन की वजह से, सी सेक्शन हुआ है, एपिसियोटमी लगाया है, माइक्रोसोमिया है, ये सब। अदर्स भी आप देख सकते हैं, एनीमिया है, इंडक्शन है, ये सब भी आ सकते हैं कोज ऑफ पीपीएच में। अब हमारे पास यूटेराइन अटोनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेन 80% कोज करता है पीपीएच का, इसलिए यूटेराइन अटोनी में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एक्सेसिव मैनिपुलेशन हो गया यूटेरस का, मैनुअल कंप्रेशन की वजह से, जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया, यूटेरस का ओवर डिस्टेंशन है, 2 बच्चे हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोमिनास, एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 1500 ml है, प्रोलॉन्ग लेबर, लंबे समय का लेबर है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, 5-6 बच्चे हैं, यूटेराइन लियोमायोमाज, इसमें क्या है, फाइब्रोड बन गए हैं यूटेरस के अंदर, या फिर कोई ट्यूमर है। ऑपरेटिव डिलीवरी एंड इंट्रा यूटेराइन मैनिपुलेशन यूटेराइन के अंदर ही किया गया है। ऑक्सीडेशन, इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, स्टेज लेबर हमने ऑगमेंट किया है और वो इंट्रोड्यूस कराया है बाय गिविंग द ऑक्सीटोसिन। प्रीवियस हेमरेज है, पहले से है, यूटेराइन इन्फेक्शन है, एक्स्ट्रा वेजेशन ऑफ ब्लड इनटू द मसल मायोमेट्रियम, और इंट्रिंसिक मायोमेट्रियम डिसफंक्शन हो गया है। सो ये सब कोर्स है यूटेराइन अटोनी के। पोस्टमार्टम चेंजेस क्या हो सकता है, टेम्परेचर में भी एलिवेट होगा, टेम्परेचर तो एलिवेट होएगा, फीवर आ जाएगा मदर को, बीपी का पहले तो राइज होगा, फिर उसके बाद रिटर्न नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद में ज़्यादा ही लो होने लग जाता है। पहले तो थोड़ी सी देर ब्रेडिकार्डिया समटाइम दिखेगा, लेकिन मेन कोज हमारे पास ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा हमें, ट्रैकिकार्डिया ये तो देखने को मिलेगा। अब हमारे पास है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पहले ही हमें मदर की ब्लड ग्रुपिंग करा के रखनी चाहिए, ऑक्सीटोसिन देना चाहिए, 2 घंटे तक आफ्टर डिलीवरी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। फिर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 80% हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्टिव मैनेजमेंट हो अगर हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं,
2 घंटे तक उसको वाइटल्स का उसका मॉनिटरिंग करते रहें। उसका सब अच्छे से पार्ट का चेक करें कि कुछ रह तो नहीं गया कंजप्शन का, ये सब देखना है। कॉल फॉर हेल्प के लिए ABC सर्कुलेशन एस्टिमेट, मेजर ब्लड लॉस, वाइटल मॉनिटरिंग, कैथेटराइज करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीटेशन और निजोप्रेसिल भी देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है? हेल्प असेस रिससिटेट चार्टी का इटियोलॉजी का मेन फाइंड आउट करेंगे कि मेन कोज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मसाज करेंगे, यूटेरेशन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन तो कराना ही है। ऑक्सीटन ml 10 इंटरनेशनल यूनिट हमें देनी है IM। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद शिफ्ट करेंगे ऑपरेटिंग रूम में। टेम्पोनेट बैलून यूटेराइन की पैकिंग करनी है, अप्लाई करेंगे। स्यूचर्स जहाँ से ब्लीड ज़्यादा हो रहा है उन वेंस को हम स्यूचर करेंगे, कंप्रेस डिकम्प्रेस करेंगे, पेल डिवस्कुलराइजेशन करेंगे, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेंगे। सब टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। अगर बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा तो वी कैन गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। ये देखिए, अब बात कर सकते हैं नॉर्मल पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या है। ये जो हमारा नॉर्मल, इसमें देखो बिल्कुल ये नॉर्मल यूटेरस स्टेज पे आ गया है और कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर यूटेराइन के टोन में ब्लीडिंग हो गया, नॉर्मल स्टेज में नहीं आ रहा तो ब्लीड होते होते जा रहा है, तो हम बाय मैनुअल कंप्रेशन से उसको ब्लीड करके उसको रोकेंगे। सो वी कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो टू प्रिवेंट द PPH। ये आप इमेज दे सकते हो बाय मैनुअल यूटेराइन कंप्रेशन का। एक हाथ ऊपर से और दूसरा नीचे से पुश करके हमें ये करना होता है। नर्सिंग का क्या रोल है? कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, पहले से ही इम्प्रूवमेंट करना है, रेज हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, हॉस्पिटल डिलीवरी में हाई रिस्क पेशेंट का देखना है, पॉलीहाइड्रोमनियाज ये सब पहले से आइडेंटिफाई करना है, रूटीन ब्लड ग्रुपिंग, हेमरेज डिजीज है उनको एंटीफाइब्रिनोजेन फैक्टर स्टार्ट कर देना है। केयर मैनेजमेंट क्या है? वाइटल साइन, यूटेराइन असेसमेंट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, notification of primary care providers, providing explanation about intervention need of act quickly, once stable, ongoing postpartum assessment and care। और ये हम देखेंगे इसमें वाइटल साइंस का पोस्टपार्टम असेसमेंट करेंगे, इंक्रीजिंग डाइटरी आयरन प्रोटीन के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, आयरन सप्लीमेंट। उसका अगर हाउस होल्ड में किसी को, घर वालों में हेल्प के लिए किसी को बोलूँगा कि वो अपनी मदद के लिए किसी को रखे बच्चे की और खुद की हेल्प के लिए। सो ये सब केयर मैनेजमेंट में आ जाएगा। इसमें क्या है? स्किल मैटरनिटी टीम होनी चाहिए, मिडवाइफ्स, ऑब्स्टेट्रिशियन होने चाहिए, एनेस्थीसिया वाले होने चाहिए, हेमाटोलॉजिस्ट होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए अनीमिया को, आयरन सप्लीमेंट प्रिवेंशन 2 में एक्टिव मैनेजमेंट है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर यूटेरोटोनिक्स देनी चाहिए, 4T को अर्ली रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये गाइड है कि पोस्टपार्टम स्टेज में रिकवरी कैसे करेंगे। फिजिकल स्टेटस उसका, पोस्ट वेजाइनल डिलीवरी या आफ्टर सी सेक्शन, और मेंटल हेल्थ स्टेटस। वेजाइनल में हार्ट मतलब उसको वेजाइनल में काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा, दर्द होगा, हाउ मच ये लॉस, ब्लीडिंग होगा नॉर्मल, यूटेरस बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट बैक टू द प्री प्रेगनेंसी साइज, मूवमेंट विल बी डिफिकल्ट होगा, इंसिजन कैन बी पेनफुल, मूविंग अराउंड द रिकमेंडेड टू अवॉइड ब्लड क्लॉट्स, ब्लैडर कैथेटर इफ रिमूव्ड इज रिमूव्ड इफ यूज्ड। मेंटल स्टेटस का तो उसको हेल्प करना ही है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल का चेंज है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है, तो सपोर्ट का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। सो मेंटल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ए बेबी। Thank you guys. If you have any question you can ask me in comment section. Thank you.